कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रॉजर अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में रहने के लिए आता है। वो घर बहुत ही बड़ा और पुराना होता है और एक जंगल के बीचों बीच रहता है जिसके आसपास कोई दूसरा घर नहीं होता। लेकिन रॉजर को ये घर काफी कम कीमत पर मिला होता है, इसलिए रॉजर और उनकी फैमिली यहाँ रहने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन उनका कुत्ता सेडी बाहर ही खड़ा रहता है, घर के अंदर आने से साफ मना कर देता है, जैसे उसे अंदर किसी खतरे का एहसास हो। लेकिन रॉजर उसे घर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। काफी कोशिश के बाद जब वह कुत्ता घर के अंदर नहीं आता, तब रॉजर उसे बाहर ही छोड़ देता है। सब लोग घर के अंदर सामान ले जाने लगते हैं और एक नए घर में आकर रॉजर की बेटियां भी काफी खुश होती हैं। रॉजर की बेटियां आंख मिचौली गेम खेलने लगती हैं। क्रिस्टीन ढूंढते हुए एक स्टोर की तरफ जाती है, तभी उससे एक लकड़ी की पट्टी टूट जाती है। तभी रॉजर वहां आ जाता है, लकड़ी की पट्टियां हटाकर अंदर देखता है। उसे पता चलता है कि बेसमेंट के अंदर एक पुराना कमरा है जिसे लकड़ी की पट्टियों से छुपा दिया गया है और उस कमरे में बहुत ही अंधेरा होता है। इसलिए रॉजर माचिस की तीली जलाकर अंदर देखने लगता है तो उसे बहुत अजीब एनर्जी महसूस होती है और उसे यहाँ कुछ पुरानी चीजें रखी हुई दिखती हैं। उसके बाद रॉजर अपनी बेटियों के पास आता है और कहता है कि कोई भी इस रूम के अंदर नहीं जाएगा। रॉजर उस दरवाजे को बंद कर देता है। तभी वहीं दूसरी तरफ उनके घर के सामने एक झील और झील के किनारे एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है, जहां रॉजर की बेटी अप्रैल को एक चीज मिलती है जिसमें एक आईना भी होता है, जिसे देखकर अप्रैल बहुत खुश होती है। अगली सुबह जब कैरोलिन नींद से जागती है तो वो देखती है कि उसके पैर पर एक अजीब निशान है। उसके बाद कैरोलिन बाहर आकर घड़ी की तरफ देखती है तो सभी घड़ियां ठीक 3:07 पर बंद हो गई हैं। ये देखकर कैरोलिन को अजीब सा लगता है और सीधा रॉजर के पास जाती है और ये सब रॉजर को बताती है। शुरुआत में सब इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हालात और डरावने हो जाते हैं। रॉजर और कैरोलिन बात कर रहे होते हैं, तभी बाहर से अपनी बेटी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो दोनों भागकर अपनी बेटी के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनके कुत्ते को किसी ने मार दिया है। ये देखकर उनको बहुत दुख होता है, लेकिन उन्हें अब तक समझ नहीं आता कि इसकी मौत कैसे हुई। इसके बाद दिन गुजरता है और रात हो जाती है और सभी घड़ियां ठीक 3:07 पर रुक जाती हैं। यहाँ रॉजर जागा हुआ होता है क्योंकि उसे घर में किसी की अजीब सी आवाज सुनाई दे रही होती है। इसलिए वो अपने रूम के बाहर आता है और वो अपनी बेटी को सीढ़ी पर खड़ा हुआ देखता है। तब रॉजर अपनी बेटी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रात में यहाँ पर इस तरह से क्यों खड़ी हो? जिस पर उसकी बेटी कहती है कि सिंडी को पता नहीं क्या हुआ है, वो अजीब सा बिहेव कर रही है। ये सुनकर रॉजर अपनी बेटी के कमरे में जाता है और वहाँ वो देखता है कि उसकी बेटी अपना सर सामने की अलमारी पर पटक रही है। ये देखकर रॉजर को अजीब सा लगता है और कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसने अभी तक ऐसा कभी नहीं किया था। उसके बाद रॉजर अपनी बेटी को बेड पर सुला देता है। अगली सुबह कैरोलिन की बॉडी पर फिर से एक निशान आ जाता है। ये देखकर कैरोलिन को लगता है कि उसे कोई बीमारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ रॉजर अपने काम पर चला जाता है। अब यहाँ घर पर कैरोलिन और उसकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल रह जाती है। जब कैरोलिन अपनी बेटी के कमरे में आती है और देखती है कि अप्रैल किसी से बात कर रही है, तब कैरोलिन अपनी बेटी से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो, जिस पर अप्रैल कहती है कि इस म्यूजिक बॉक्स में मेरा एक दोस्त रहता है जिसका नाम रोरी है और वह वही बॉक्स होता है जो बड़े पेड़ के नीचे अप्रैल को मिला था। तभी अप्रैल और कैरोलिन आंख मिचौली गेम खेलने लगते हैं, जिसमें कैरोलिन अप्रैल को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है। वहाँ कमरे में एक अलमारी होती है जो अपने आप खुल जाती है, जिससे कैरोलिन को लगता है कि अप्रैल उस अलमारी में है। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि क्लैप करो। तभी अलमारी से 2 हाथ बाहर आते हैं और 2 बार क्लैप करते हैं। ये आवाज सुनकर कैरोलिन अलमारी की तरफ बढ़ती है और अपनी बेटी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। घबराकर अपनी आंख पर लगी पट्टी को निकाल देती है। तभी पीछे से उसकी बेटी आ जाती है और अपनी बेटी को देखकर कैरोलिन हैरान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि अलमारी से क्लैप किसने किया था। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और क्रिस्टीन अपने बेड पर होती है। तभी उसका पैर जोर से कोई खींच लेता है और वह जाग जाती है। उसे लगता है कि उसकी बहन उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन वो देखती है कि उसकी बहन तो बाजू वाले बेड पर सो रही है। इसलिए वो बेड के नीचे देखती है। बेड के नीचे कोई भी नहीं होता और तभी उसे दरवाजे के पास कोई दिखता है। इसलिए वह अपनी बहन को नींद से जगाती है और कहती है कि सामने के दरवाजे से हमें कोई देख रहा है। तब नैन्सी कहती है मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी नैन्सी दरवाजे के पास जाती है। तभी क्रिस्टीन नैन्सी को कहती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। नैन्सी जैसे ही पीछे मुड़कर देखने वाली होती है, तभी अचानक जोर से दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखकर दोनों घबरा जाती हैं और जोर से चिल्लाने लगती हैं। बेटियों की आवाज सुनकर रॉजर और कैरोलिन दौड़कर अपनी बेटियों के कमरे में आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तब क्रिस्टीन बताती है कि सोते वक्त मेरा किसी ने पैर खींचा और कहा कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। रॉजर क्रिस्टीन से कहता है कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा, लेकिन क्रिस्टीन कहती है कि वो कोई सपना नहीं था।
उसके बाद रॉजर और कैरोलिन बेटी के रूम से चले जाते हैं। अब रात हो जाती है और तभी से चीजें और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। अब हम कैरोलिन को देखते हैं कि उसे नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसकी बॉडी पर हर रोज एक नया निशान पड़ने की वजह से वह परेशान हो जाती है। तभी उसे बाहर से क्लैप की आवाज आती है, इसलिए वो बाहर आती है और देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। और वो जैसे ही सीढ़ियों के पास आती है तो देखती है कि सीढ़ियों पर जितनी भी फोटो लगी हुई होती हैं वो अपने आप ही एक एक करके नीचे गिरने लगती हैं। यह देखकर कैरोलिन घबरा जाती है। तभी कैरोलिन को बेसमेंट से वही क्लैप की आवाज आती है और वह आकर देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। तभी कैरोलिन को कुछ समझ आ पाता, उससे पहले पीछे से धक्का लगता है और कैरोलिन सीधा नीचे बेसमेंट में गिर जाती है और तभी एक बॉल उसके पास आकर गिरती है। ये देखकर कैरोलिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोते हुए बेसमेंट से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बेसमेंट का दरवाजा बाहर से अपने आप बंद हो जाता है और बेसमेंट में जो लाइट लगी हुई थी वो भी अचानक बंद हो जाती है। लाइट बंद हो जाने के बाद अचानक एक बच्चे की हंसने की आवाज आती है, जिसे सुनकर कैरोलिन बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी कैरोलिन के पीछे से 2 हाथ आते हैं और यह देखकर कैरोलिन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मदद मांगती है। वहीं दूसरी तरफ सिंडी फिर से नींद में खड़ी होकर सामने वाली अलमारी पर अपना सर पटक रही होती है और उसके सर की ठक ठक की आवाज से एंडी जाग जाती है और सिंडी को पकड़कर बेड पर सुला देती है। लेकिन पता नहीं कौन अलमारी से ठक ठक की आवाज कर रहा है। एंडी घबरा जाती है और ये सब जानने के लिए अलमारी का दरवाजा खोलती है, लेकिन अलमारी के अंदर कोई भी नहीं होता। तभी बेड से सिंडी देखती है कि अलमारी के ऊपर एक औरत बैठी है और बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तभी वो औरत एंडी पर कूद जाती है, जिसे देखकर ये दोनों चिल्लाने लगती हैं। उसी वक्त रॉजर काम से लौट रहा होता है और रॉजर अपनी बेटियों की चीख सुनकर दौड़कर घर के अंदर आता है। घर के अंदर आते ही रॉजर को उसकी पत्नी कैरोलिन की बेसमेंट से आवाज आती है। तब रॉजर बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अपनी वाइफ को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद दोनों अपनी बेटियों के पास दौड़कर जाते हैं। देखते हैं कि उनकी बेटियां बहुत ज्यादा घबराई हुई हैं। रॉजर अपनी बेटियों से पूछता है कि मुझे कोई बताएगा क्या हुआ है। तब रॉजर की बेटी यहाँ जो कुछ भी हुआ सब बता देती है और कैरोलिन भी बेसमेंट का किस्सा बताती है। ये सब सुनकर रॉजर और उसकी पूरी फैमिली समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अगले दिन रॉजर और उसकी वाइफ एडम और सोफिया नाम के एक कपल के पास जाते हैं। ये दोनों भूत, शैतान या किसी आत्मा को काबू करने में एक्सपर्ट होते हैं। कैरोलिन कहती है, मेरे घर में अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए आप दोनों मेरे घर पर आइए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन शुरुआत में एडम और सोफिया घर आने के लिए मना कर देते हैं। इन्हें लग रहा था कि ये इनका वहम हो सकता है, लेकिन कैरोलिन बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने पर एडम और सोफिया को सीरियस लगता है और घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों घर पर आते हैं। घर पहुंचने के बाद कैरोलिन घर का पूरा किस्सा उनको बताती है। ये सुनकर एडम कहता है, यहाँ शैतान की निशानी है। अब एडम और सोफिया बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में जाने के बाद सोफिया को अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सोफिया समझ जाती है कि यहाँ पर कोई खतरनाक चीज है। उसके बाद सोफिया अप्रैल से बात करती है और कहती है, तुम किससे बात करती हो? तब अप्रैल जवाब देती है कि वो मेरा दोस्त है और उसका नाम रोरी है और इस खिलौने में रहता है। ये सुनकर सोफिया अप्रैल से वो खिलौना लेती है और सोफिया एडम के साथ उस पुराने पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर अप्रैल को वो खिलौना मिला था। और तभी सोफिया को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाती है। यहाँ सोफिया उस औरत को देखती है जो बड़े पेड़ से लटकी हुई है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसके बाद दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और कैरोलिन से कहते हैं, हमें तुम्हारे घर को पवित्र करना होगा। यहाँ बहुत सारी आत्माएं और काला साया है जिसने आपके घर पर कब्जा कर लिया है। तब रॉजर पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। तब एडम जवाब देता है कि हमें इस घर में एक्सोर्सिज्म करना होगा और वो इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे कि इस घर में सच में काला साया है और सबूत मिलने पर चर्च का पादरी सबूत देखने के बाद ही यहाँ आकर एक्सोर्सिज्म करेगा। ये बताकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और जब ये दोनों अपने घर पहुंचते हैं तब सोफिया एडम को उस घर की पूरी सच्चाई बताने लगती है कि 1971 में वहां 2 कपल रहा करते थे और उस आदमी की वाइफ शैतान की पूजा किया करती थी, लेकिन इस बारे में उसके हस्बैंड को कुछ पता नहीं था। एक दिन उस औरत ने शैतान को खुश करने के लिए अपनी साल भर की बच्ची की बलि दी थी। कुछ दिन बाद इस बात की खबर उस औरत के हस्बैंड को लगी। तब उस आदमी ने अपनी वाइफ को बाहर झील के किनारे उस बड़े पेड़ पर लटकाकर मार डाला। बस उस दिन के बाद घर में ये बुरी चीजें शुरू हो गईं। अभी इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं, तभी अचानक उस रिकॉर्डर पर काले साए की आवाज सुनाई देती है और जब वे लोग घड़ी की तरफ देखते हैं तब घड़ी में 3:07 बज रहे होते हैं। अब सुबह होती है और सोफिया और एडम एक पुलिस ऑफिसर और एक कैमरामैन के साथ उस घर पर जाते हैं।
ताकि वो लोग सबूत इकट्ठा कर सकें। ये लोग घर के हर एक कोने में माइक और कैमरा फिट कर लेते हैं ताकि यहाँ रात में कोई भी हरकत हो तो कैमरा में रिकॉर्ड हो। वहीं दूसरी तरफ सोफिया कैरोलिन से बात कर रही होती है। तब कैरोलिन सोफिया से कहती है कि मैं अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए तुम जैसे भी करके इस काले साए से मेरे बच्चों को बचा लो। सोफिया कहती है कि बस तुम परेशान मत हो, बस अपने आप को मजबूत रखो। अब यहाँ पूरे घर में कैमरा और माइक फिट करने के बाद सभी लोग उस काले साए का इंतजार करते हैं, लेकिन उस रात घर में कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो काला साया बहुत ही चालाक होता है और उस काले साए को इनकी चाल का पता चल जाता है। अगली सुबह सभी लोग नाश्ता करते हैं और सोफिया कैरोलिन को आराम देने के लिए जब कपड़े तार पर सुखा रही होती है तभी अचानक एक कपड़ा उड़ जाता है और वो साया सोफिया के सामने खड़ा हो जाता है। तभी वो कपड़ा उड़कर सीधा कैरोलिन के कमरे की खिड़की पर जाकर चिपकता है। जैसे ही वो कपड़ा खिड़की से हटता है सोफिया को उस काले साए का चेहरा दिखाई देता है, इसलिए सोफिया दौड़ती हुई कैरोलिन के कमरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन इससे पहले सोफिया कैरोलिन के कमरे पर पहुंच पाती तब तक वहां काला साया कैरोलिन को पूरी तरह से खुद के कंट्रोल में कर लेता है और उसे पता भी नहीं चलता। अब एक बार फिर से रात हो जाती है और सभी लोग सबूत इकट्ठा करने के लिए इंतजार में बैठे होते हैं। तभी इनके साथ जो पुलिस ऑफिसर होता है कमरे से बाहर चला जाता है और सभी लोगों को बेवकूफ समझता है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। तभी पुलिस ऑफिसर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो उस लड़की को देखने के लिए बाहर जाता है। तब उसके सामने वही लड़की आ जाती है जिसे यहाँ पर मार दिया गया था। वो नौकरानी पुलिस ऑफिसर को अपने दोनों कटे हुए हाथ दिखाती है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर की सारी हेकड़ी निकल जाती है और वो दौड़कर बाकी लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने यहाँ पर भूत देख लिया है। तभी यहाँ रॉजर की बेटी फिर से नींद में चलने लगती है। ये देखकर सभी लोग सिंडी के पीछे पीछे जाते हैं और सिंडी सीढ़ियों पर चलते हुए आगे बढ़ती है। इसके बाद सिंडी एक रूम में चली जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी रॉजर और एडम दौड़कर उस कमरे के पास आते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अच्छी बात यह होती है कि जिस कमरे के अंदर सिंडी चली गई है उस कमरे में माइक फिट कर दिया था और ये लोग उस कमरे की रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं जहां उन्हें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो बच्चा सिंडी से कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ। अब यहाँ रॉजर और एडम काफी कोशिश के बाद उस कमरे का दरवाजा तोड़ देते हैं, लेकिन कमरे के अंदर जाने पर रॉजर को अपनी बेटी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। तभी इन लोगों को सामने अलमारी दिखती है। जब ये लोग अलमारी को खोलते हैं तो अलमारी में एक बड़ा सुराख होता है। जब रॉजर सुराख के अंदर देखता है तो अंदर एक कोने में सिंडी बैठी हुई होती है। उसके बाद वे लोग सिंडी को सही सलामत बाहर निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोफिया उस अलमारी के पीछे की तरफ जाती है जहां सोफिया को एक रस्सी मिलती है। ये वही रस्सी होती है जिससे इस घर में सबसे पहले मालिक ने अपनी पत्नी को लटकाकर मार डाला था। तभी अचानक लकड़ी टूटने की वजह से सोफिया नीचे बेसमेंट में गिर जाती है। वहां पर वही म्यूजिक बॉक्स भी रखा हुआ होता है और तभी अचानक रोरी की मॉम उसके सामने आ जाती है और सोफिया से कहती है कि मैं अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती, लेकिन उस शैतान ने मुझसे ये जबरदस्ती करवाया। ये बताकर वो गायब हो जाती है और फिर रोरी की बॉडी में आकर वो शैतान सोफिया को मारने लगता है। तब सोफिया जैसे तैसे वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वो काला साया सोफिया के गले का लॉकेट पकड़कर पीछे खींच लेता है। अच्छी बात ये होती है कि वहां पर एडम आकर सोफिया को बचा लेता है, लेकिन उस काले साये के पास सोफिया का लॉकेट रह जाता है जिसमें सोफिया की बेटी की फोटो होती है। अब सोफिया यहाँ बाहर आकर सभी को बताती है कि यहाँ पर जो काला साया है अपने ही बच्चों को मरवाता है और कैरोलिन की बॉडी पर जो निशान आए हैं वो काले साये ने ही दिए हैं, वो किसी बीमारी की वजह से नहीं आए। अब वहाँ जो साया होता है उसे पता चल जाता है कि मेरा राज खुल गया है। तभी घर का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। वो काला साया रॉजर की बेटी को बालों से खींचकर सामने की दीवार पर पटक देता है। तभी वे लोग जैसे तैसे करके उसे छुड़ा लेते हैं। तभी रॉजर डर के मारे इस घर को छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि अब उनके पास सबूत भी आ चुके होते हैं जिसे ये लोग चर्च में पादरी को दिखा सकते हैं। जैसे ही ये लोग घर छोड़ने वाले होते हैं तब सोफिया को सामने की झील से अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सोफिया घबराकर झील के पास जाती है जहां झील के पानी में उसे अपनी बेटी की मरी हुई लाश दिखाई देती है। ये देखकर सोफिया घबरा जाती है और रॉजर के घर में आकर अपनी बेटी को कॉल करने लगती है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी सलामत है। इसके बाद एडम और सोफिया चर्च के पादरी के पास जाते हैं और उसे सारे सबूत दिखाने लगते हैं। पादरी सारी फोटो देख लेता है और कहता है हमें एक्सोर्सिज्म के लिए ऊपर से परमिशन लेनी होगी।
जिसमें कुछ टाइम लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैरोलिन को देखते हैं जो पूरी तरह से काले साए के वश में आ चुकी है और कैरोलिन अपनी दोनों बेटियों अप्रैल और क्रिस्टीन को गाड़ी में बिठाकर वापस उस साए वाले घर में ले जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ रॉजर को बेटियां बताती हैं कि कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टीन को गाड़ी में बिठाकर पुराने घर में ले गई है। ये पता चलते ही रॉजर एडम को कॉल करता है और सारी बातें बताता है। अब एडम कहता है कि मैं और सोफिया आ रहे हैं, तुम भी वहां जल्दी से पहुंचो। कुछ देर बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। साथ ही उस पुलिस ऑफिसर को लेकर आते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है। तभी ऑफिसर बंदूक से दरवाजे का लॉक तोड़ देता है और ये लोग सीधा बेसमेंट की तरफ जाते हैं तो वहां कैरोलिन अपनी बेटी को मारने वाली होती है। तभी ये लोग जैसे तैसे करके कैरोलिन को पकड़कर छुड़ा लेते हैं और ये सभी लोग कैरोलिन को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखने वाली होती है तब उसके चेहरे पर अजीब से निशान निकल आते हैं, जैसे वो पूरी तरह से जलने लगती है। तभी सोफिया समझ जाती है कि वो काला साया उसे घर के बाहर नहीं ले जाने देगा। अगर हम जबरदस्ती करके ले जाएंगे तो कैरोलिन मर जाएगी, इसलिए वो लोग कैरोलिन को छोड़ देते हैं। छोड़ते ही कैरोलिन को वो साया बेसमेंट में ले जाता है। इसके बाद सभी लोग बेसमेंट में जाते हैं और कैरोलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तभी कैरोलिन उस पुलिस ऑफिसर को काट लेती है, जिससे उस ऑफिसर के गाल से खून निकल आता है। तभी वो लोग जैसे तैसे करके कैरोलिन को कुर्सी से बांध देते हैं। अब यहाँ एडम कहता है कि हमें कैसे भी करके पादरी को बुलाकर इस जगह को पवित्र करना होगा, लेकिन सोफिया कहती है कि पादरी को यहाँ आने में टाइम लग सकता है। तब एडम खुद एक्सॉर्सिज्म करने के लिए तैयार हो जाता है। तब सोफिया एडम से कहती है कि ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसके बाद एडम किताब पढ़ना शुरू कर देता है। एडम के मंत्र पढ़ने से उस काले साए यानी कैरोलिन को तकलीफ होने लगती है और मुंह से खून निकलने लगता है। एडम तब भी मंत्र पढ़ता जाता है। अब देखते देखते बेसमेंट हिलने लगता है। घर के बाहर काले कौवे आकर मंडराने लगते हैं। तब कैरोलिन अपने आप ही हवा में उड़ने लगती है। यह देखकर एडम तेजी से मंत्र पढ़ने लगता है और तभी वो कुर्सी उलट जाती है और नीचे गिर जाती है और कैरोलिन आजाद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल डरकर छुपी हुई होती है। उसको मारने के लिए कैरोलिन वहां से उसके पास जाने की कोशिश करती है और काफी करीब पहुंचती है। तभी एडम वहां आकर एक्सॉर्सिज्म कंप्लीट कर देता है और कहता है, इस ईश्वर की मर्जी से तुम वापस नरक चले जाओ। और वो शैतान अपना असली नाम सुनकर कमजोर होने लगता है, लेकिन अभी वो कैरोलिन की जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और तभी सोफिया कैरोलिन के सर पर अपना हाथ रखती है और उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि तुम इस शैतान को हरा सकती हो, बस खुद को मजबूत रखो। साथ ही सोफिया उसे अच्छे पल याद कराती है और कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। कैरोलिन अपनी फैमिली को याद करके होश में आ जाती है और धीरे धीरे नॉर्मल हालत में आने लगती है। शैतान कैरोलिन की बॉडी को छोड़कर चला जाता है। होश में आने के बाद कैरोलिन अपने बच्चों को गले लगा लेती है और इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनाई गई फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मतलब एक्सप्लेशंस आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। धन्यवाद।